हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस सेशन में अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पार्टनरशिप। तो जो लोग जेके एसएसबी के अंडर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के सिलेबस को ये टॉपिक जो है कवर करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी भी है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं। नंबर सेकंड, पार्टनर्स किसे कहते हैं। नंबर थर्ड, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। तो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स किसे कहते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं। अब मान लो कोई मिस्टर ए है, ठीक है। मान लो कोई मिस्टर ए है, ये इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है, खुद ही यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट की है, खुद ही यहाँ पे ये बिजनेस को पूरा मैनेज कर रहा है। अब मिस्टर ए ने देखा कि भाई उसका बिजनेस जो है ये बाकियों के साथ compete नहीं कर रहा। मतलब जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या इसके जो दूसरे कंपटीटर हैं, ये उनसे काफ़ी पीछे हैं, ये उनको कंपटीशन नहीं दे पा रहा, उनके सामने टिक नहीं पा रहा। तो अब इसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे इसके बारे में पता लगाया जाए कि उसमें क्या कमी है, क्यों उसका बिजनेस जो है पीछे रह रहा है। तो अब जब इसने यहाँ पे पूरी रिसर्च की तो अब इसको पता लगा कि भाई एक तो यहाँ पे इसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। नंबर सेकंड, दूसरा, क्योंकि अकेला यहाँ पे ये बिजनेस चला रहा है, सारी प्लानिंग इसने खुद ही करनी है, तो ये एक लिमिट के आगे सोच नहीं पा रहा। ठीक है, इसकी सोच एक लिमिट तक ही है, उसके आगे यहाँ पे जो है ये प्लान नहीं कर पा रहा या इसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। नंबर थर्ड, कि इसकी यहाँ पे मार्केट में इतनी गुडविल भी नहीं है। ठीक है, इसको बड़े ही कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इसकी सेल पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन उसने आइडेंटिफाई किए कि भाई इनके कारण यहाँ पे जो है ये बाकियों से यहाँ पे पिछड़ रहा है, बाकियों से पीछे रह रहा है। अब इसने देखा कि यहाँ पे कि उसी मार्केट में कोई मिस्टर बी है। मिस्टर बी जो है वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी इंडिविजुअली यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, इसी प्रोडक्ट में डील करता है जिस प्रोडक्ट में मिस्टर ए कर रहा है। ठीक है, खुद ही बी जो है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और खुद ही पूरे बिजनेस को वो मैनेज कर रहा है। अब मिस्टर ए ने सोचा भाई मिस्टर बी भी उसी की तरह यहाँ पे अकेले यहाँ पे हाथ पैर मार रहा है और यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ पे जो है लिमिटेड सक्सेस मिल रही है। तो मिस्टर ए ने सोचा भी क्यों ना यहाँ पे जो है मिस्टर बी को अपने साथ मिला लिया जाए, कि अगर मैं यहाँ पे मिस्टर बी को अपने साथ मिला लेता हूँ तो एक तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, बिजनेस के अंदर फंड्स बढ़ जाएंगे, तो अपनी एक्टिविटीज़ को हम बढ़ा पाएंगे। दूसरा, हमारी यहाँ पे प्लानिंग में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैं अकेला सोचता था अब हम दोनों मिलकर सोचेंगे, तो जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो प्लान है वो आगे यहाँ पे जो है एक्ट में आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे हम यहाँ पे उस प्लानिंग के बेसिस पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और मिस्टर बी की यहाँ पे जो मार्केट में थोड़ी बहुत गुडविल है उसका भी मेरे को बेनिफिट मिलेगा और जो मेरी थोड़ी बहुत गुडविल है उसका बेनिफिट बी को मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम दोनों की यहाँ पे गुडविल जब मिलेगी तो उससे यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब मिस्टर ए ने यहाँ पे बी को कॉन्टैक्ट किया कि चलो बी को मिला के देखते हैं, अगर वो मानता है, एग्री हो जाता है, तो हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, हमारा यहाँ पे बिजनेस का जो स्केल है वो भी बढ़ जाएगा और हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। अब इसने यहाँ पे बी से बात की तो बी जो है वो इस बात के लिए एग्री हो गया। ठीक है, दोनों इस बात के लिए एग्री हो गए कि भाई मिलके बिजनेस करेंगे, उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी दोनों मिलकर लगाएंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को हम एग्रीड रेशो में, यानी कि जो रेशो ये डिसाइड करेंगे उस रेशो में हम आपस में बांटेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है इस चीज़ का एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, इस चीज़ पे वो एग्री करके कि मिलके बिजनेस करेंगे और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके लिए इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड कर ली कि भाई जो हम बिजनेस करेंगे कैसे करेंगे, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, हमारे आपस के रिलेशन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, जो प्योरली यहाँ पे इनके एग्रीमेंट के कारण ही यहाँ पे जो है पॉसिबल हो सका। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसके कारण यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर है। और इंडिविजुअल इस पार्टनरशिप के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर दो लोग इन्वॉल्व है, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो इंडिविजुअली हम यहाँ पे हर एक मेंबर को हम बोलेंगे पार्टनर, यानी कि मिस्टर ए को हम बोलेंगे पार्टनर ए और मिस्टर बी को बोलेंगे पार्टनर बी।
ठीक है। और दोनों ने यहाँ पे जो है मिलकर डिसाइड किया कि बिजनेस करेंगे, इसलिए दोनों की एसोसिएशन बन गई, दोनों का ग्रुप बन गया, तो कलेक्टिवली इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब क्या निकला कि पार्टनरशिप क्या होती है कि जब भी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस करने को तैयार होते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को एग्री रेशो में बांटने के लिए तैयार होते हैं, तो उस एग्रीमेंट के कारण उनके बीच में यहाँ पे जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली उस रिलेशनशिप में जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअली हम उनको बोलते हैं पार्टनर्स। और उस रिलेशनशिप के कारण जो एसोसिएशन उन लोगों के बीच में बनती है, जो ग्रुप उन लोगों का बनता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे जो है ये नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना, एबीएन कंपनी या कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। क्लियर है, ठीक है। अब पता लग गया पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं, पार्टनर्स किसे कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि मतलब पार्टनरशिप की कौन सी खास खास बातें होती हैं। तो ये कुछ फीचर्स मैंने लिख रखे हैं, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला फीचर हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप का क्या आ गया, कहता है पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। जो पार्टनरशिप होती है या दो से ज़्यादा लोगों के बीच की एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि कोई अकेला व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच की जो एसोसिएशन बनेगी उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसका मतलब पार्टनरशिप जो है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस की एसोसिएशन है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि भाई अगर यहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन्स यहाँ पे चाहिए तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और, जो भी यहाँ पे पर्सन जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होने चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी लोग पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे अंडर लॉ यहाँ पे वो इस चीज़ के काबिल होने चाहिए कि वो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसके अंदर यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स दे रखी हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसी के अंदर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन है कि कुछ यहाँ पे लोग, कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं जो लोग यहाँ पे किसी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे जो माइनर है, ठीक है, जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो व्यक्ति यहाँ पे जो है दिमागी है, लूनेटिक है, ठीक है ना, जिसका अपने दिमाग में कोई कंट्रोल नहीं है, वो यहाँ पे किसी का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। ऐसे अगर किसी लॉ ने यहाँ पे किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो वो यहाँ पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, ठीक है ना, जो अपनी व्यक्ति अपनी लाइबिलिटी पे करने की पोजीशन में नहीं है, जो कंगाल हो चुका है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट भी किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनको छोड़ के यहाँ पे जो बाकी पर्सन होंगे वो यहाँ पे किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप की पहली कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों की एसोसिएशन है, और वो जो लोग पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होंगे वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होने चाहिए, ठीक है, वो इनकम्पिटेंट नहीं होने चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के इनकम्पिटेंट है उसके बावजूद भी अगर वो यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो उसको हम यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई अगर कम से कम दो लोग चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है इसकी क्या लिमिट है। अब देखो हमारा यहाँ पे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो कि हमारी पार्टनरशिप को गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इस एक्ट के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे जो पार्टनर्स के नंबर हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। इस एक्ट के अंदर ये नहीं कहा गया है कि एक फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। बट दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अंदर यहाँ पे जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक पुराना एक्ट था कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। कंपनी एक्ट 1956 के मुताबिक अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग बिजनेस कर रही है
तो उसमें जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो 10 होने चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रही है तो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर है 20, इससे ज़्यादा नहीं। जो पुराना एक्ट है वो ये कहता है, ठीक है। बट 2013 में कंपनी एक्ट जो है वो रिपील हुआ, एक नया कंपनी एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया जिसने पुराने एक्ट को ख़त्म कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि भाई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ये नोटिफाई करेगी कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। बट गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करेगी उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 होनी चाहिए। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और दूसरा वो ये भी कहता है कि यहाँ पे इसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसने गवर्नमेंट के लिए एक मैक्सिमम लिमिट दे दी कि भाई 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम आप जितने मर्जी नोटिफाई करो। क्लियर है? उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है 2014 में कंपनी रूल्स बनाए। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब भी कोई यहाँ पे एक्ट जो है वो फॉर्म किया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, गवर्नमेंट जब भी कोई एक्ट बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके रूल्स भी जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो रूल्स के जरिए यहाँ पे एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसे जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर 2014 में उसके रूल्स बनाए। उन रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है पार्टनर्स की यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट रखी है वो रखी है 50। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो रूल्स बनाए उसमें यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने नोटिफाई की है वो की है 50। तो दैट मीन्स 50 से ज़्यादा मेंबर्स जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होने चाहिए। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 से ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाना होगा, उसको पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहा जाता। क्लियर है? बाकी गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम लिमिट 100 है, तो अब चाहे तो गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इस लिमिट को बढ़ा सकती है। यानी कि अगर आज 50 रखे हैं, कल को वो 60 भी कर सकती है, 70 भी कर सकती है, बट 100 से ऊपर वो नहीं जा सकती, क्योंकि एक्ट के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है उसके अंडर ही उसको यहाँ पे जो है ये नोटिफाई करना है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट 100 एक्ट के अंदर दी गई है इसको चेंज किया जाए, तो उसके लिए फिर कंपनी एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। बिना अमेंडमेंट के जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो है नंबर्स को नहीं बढ़ा सकती। क्लियर है? ठीक है, लगा पता कि मैक्सिमम। और हमें यहाँ पे जो है जो नया एक्ट है उसी को फॉलो करना है। पुराने एक्ट के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास पुराना एडिशन होता है बुक का, तो उसमें यहाँ पे पुरानी चीज़ें लिखी होती हैं, या कई बार बच्चे जो है वो नेट पे देखते हैं और नेट पे साइट्स को कई बार अपडेट नहीं किया जाता, तो हो सकता है वहाँ पे पुरानी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हो, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों एक्ट के बारे में बताया कि पुराने एक्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट इतनी थी और जो नया एक्ट है उसके मुताबिक इतनी है, और हमें यहाँ पे अब नया एक्ट ही फॉलो करना है। तो इसका मतलब एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम यहाँ पे पार्टनर्स होने चाहिए किसी फर्म के अंदर वो 50 होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी वो नोटिफाई 50 ही किए हैं। ठीक है, जबकि वो 100 तक कर सकती है, 100 तक कर सकती है एक्ट के मुताबिक, बट एट प्रेजेंट वो 50 है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अंडर कंपनी एक्ट 1956। अगर बैंकिंग बिजनेस है फर्म का तो मैक्सिमम कितने? 10 पार्टनर्स। और अगर नॉन बैंकिंग है तो मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। ठीक है, बट इस चीज़ को अब हमें फॉलो नहीं करना है, ये पुराने एक्ट के मुताबिक है। नंबर 1, नंबर 2, अंडर कंपनी एक्ट 2013 इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 100 पार्टनर्स।
और जो नोटिफाई की है गवर्नमेंट ने, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट 50 पार्टनर्स। ठीक है, तो हमें यहां पे नोटिफाइड लिमिट के मुताबिक ही चलना है। तो क्लियर है, तो अब पता लगा आपको यहाँ पे कि जो पहला फीचर है उसके मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो मिलके पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे जो है 50 जो पार्टनर्स हैं वो एक फर्म के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, नंबर सेकंड कहता है देयर मस्ट बी एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है वो एग्रीमेंट के कारण ही एग्जिस्टेंस में आता है, एग्रीमेंट के कारण ही यहाँ पे जो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप जो है वो किसी स्टेटस के कारण एग्जिस्टेंस में आया है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है, उसके अंदर फादर, उसके आगे बेटे, बेटे आगे बेटे, सारे मिलके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने मेंबर्स हैं, तो क्या उसको हम यहाँ पे पार्टनरशिप कहेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उनके बीच में जो रिलेशन है वो किसके कारण बना, वो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट है या वो स्टेटस के कारण, उनके स्टेटस के कारण यहाँ पे वो रिलेशनशिप उनके बीच में एस्टेब्लिश हुआ। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है, इसका मतलब उनके बीच में यहाँ पे जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है वो उनके स्टेटस के मुताबिक हुआ है, और वो जो रिलेशन है वो नेचुरल है। ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने एक ही फैमिली में यहाँ पे जन्म लिया, जिसके कारण यहाँ पे जो है उस फैमिली में स्टेटस के कारण उनको यहाँ पे जो है उनका आपस का रिलेशन बन गया, और वो रिलेशन जो है नेचुरल, किसी एग्रीमेंट के कारण एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो उस फैमिली बिजनेस को हम यहाँ पे जो है पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगर उन सभी लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, नेचुरल रिलेशन होने के बावजूद भी अगर वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे जो बिजनेस है वो इस तरीके से करेंगे, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, और जो प्रॉफिट होगा हम इस रेशो में बांटेंगे, तो अगर उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के कारण जो नया रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका दूसरा फीचर है कि यहाँ पे पार्टनरशिप जो है उसके लिए यहाँ पे एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के अगर कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने पहले दी है। नंबर 3 कहता पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी टू कैरिंग ऑन बिजनेस। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो बिजनेस करने के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, मान लो कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है, हमें यहाँ पे किसी की भलाई के लिए काम करना है, किसी के वेलफेयर के लिए काम करना है, उसके लिए अगर हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसके कारण उसके मेंबर्स में अगर कोई रिलेशन बनता है, उसको हम यहाँ पे जो है पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप हम उसी केस में कहेंगे अगर यहाँ पे वो एसोसिएशन जो है बिजनेस करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, पार्टनरशिप खाली बिजनेस करने के लिए ही बनाई जाती है और दूसरे किसी पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती। वो किसी सोशल वर्क करने के लिए नहीं बनाई जाती, किसी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए नहीं फॉर्म की जाती, ओनली फॉर बिजनेस। तो ये इसका तीसरा फीचर है। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो बिजनेस करने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 कहता है बिजनेस अंडर पार्टनरशिप मस्ट बी लॉफुल। और जो भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं, जो भी हम पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी इलीगल बिजनेस के लिए, इलीगल काम के लिए कोई पार्टनरशिप करेंगे या लीगल काम के लिए कोई एसोसिएशन फॉर्म करेंगे तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। मान लो 2 चोर मिलकर यहाँ पे आपस में डिसाइड करते हैं कि मिलकर चोरी करेंगे और उससे जो भी हम चुराएंगे उसको हम यहाँ पे इस रेशो में बांट लेंगे। अब क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पे एसोसिएशन तो फॉर्म कर ली, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशन बन गया, बट वो उन्होंने जो एसोसिएशन फॉर्म की वो इलीगल एक्टिविटी के लिए की। तो ऐसी एक्टिविटी से जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहते।
पार्टनरशिप जब भी फॉर्म की जाएगी वो लीगल बिजनेस के लिए ही फॉर्म की जानी चाहिए। तो अगर कोई स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, उसके लिए अगर यहाँ पे वो किसी दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, उनके बीच का जो रिलेशन होगा उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अगर लीगल एक्टिविटी होगी उसके लिए यहाँ पे, और वो भी बिजनेस, लीगल एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड होगी, और उसके लिए अगर हम यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तभी हम यहाँ पे जो है उस एसोसिएशन के कारण जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स। कहता है जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसा आपको मैं पहले बता रहा हूं कि अगर हम नॉन प्रॉफिट कोई एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। और पार्टनरशिप फॉर्म करके जब हम बिजनेस करेंगे उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा। अगर हम पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं बांटते हैं तो फिर उनके बीच के रिलेशन को हम यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट बांटने के लिए ही की जाती है। इसका एक चीज़ और निकल के सामने आती है कि जो पार्टनरशिप है वो प्रॉफिट बांटने के लिए ही की जानी चाहिए। तो मतलब लॉस को बांटना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कई बार यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम कोई ऐसा पार्टनर भी एडमिट कर लेते हैं जो खाली यहाँ पे प्रॉफिट में ही उसका शेयर होगा। ठीक है, पहले ही वो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाती हैं कि भाई फॉर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको इतना शेयर होगा, अगर कल को कोई लॉस होता है तो वो आप उसमें यहाँ पे जो भागीदार नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ें पहले डिसाइड की जाती हैं। जैसे माइनर के केस में होता है, अगर माइनर को हम बाद में फॉर्म में एडमिट करते हैं एज ए पार्टनर तो उस केस में यहाँ पे उसको प्रॉफिट में ही शेयर मिलता है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे जो है एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, एक फीचर ये भी है कि पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स के बीच में जरूर बांटना है। तो लॉसेस को बांटना यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी इसका फीचर है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, लॉस वो शेयर करे ना के करे वो उनके अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, उनके आपस के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहता है देयर मस्ट एग्जिस्ट ए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिट अमंग पार्टनर्स। इसके अलावा कहता है यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, मतलब जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होंगे हर एक पार्टनर एक ही टाइम पे एजेंट भी होगा, एक ही टाइम पे वो प्रिंसिपल भी होगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे खुद बिजनेस संभाल सकता है या सारे पार्टनर्स यहाँ पे मिलके जो है बिजनेस संभाल सकते हैं। बट कोई भी यहाँ पे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई एक्ट करेगा तो वो एक्ट जो है सभी के लिए उसकी बाइंडिंग होगी। ठीक है, सभी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोई भी पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए यहाँ पे इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो ये दो पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, अब अगर कल को यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है यानी कि एक्टिवली ये बिजनेस संभालता है, पार्टनर बी जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट मिस्टर ए यहाँ पे जो भी काम पार्टनरशिप के अंदर करेगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी। मिस्टर बी ये नहीं कह सकता कि मिस्टर ए ने ये डिसीजन लिया था उसकी वजह से लॉस हुआ इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए की होगी, ऐसा नहीं होगा। एक बार दोनों पार्टनरशिप में एंटर हो गए, अब चाहे सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं चाहे उनमें से कोई एक पार्टनर बाकियों के बिहाफ पे बिजनेस संभाल रहा है, बट जो भी यहाँ पे वो काम करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबरी पे सभी की होगी। ठीक है, सभी यहाँ पे जो है उस एक्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है वाउंड होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब मिस्टर ए जो है वो एक टाइम पे एजेंट भी है कि जो काम कर रहा है वो यहाँ पे जो है बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहा है, और दूसरा वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि वो भी यहाँ पे उन पार्टनर्स में से एक पार्टनर है यानी कि वो खुद भी मालिक है। तो इसी तरीके से अगर मिस्टर बी ऐसा करता है तो अपने एक्ट से यहाँ पे जो मिस्टर ए को भी बाउंड करेगा और जो भी मिस्टर बी काम करेगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं वो एक टाइम पे एजेंट भी हैं, एक टाइम पे प्रिंसिपल भी हैं, और जो भी यहाँ पे वो पार्टनरशिप के अंदर कोई एक्ट करेंगे
उसके लिए यहाँ पे जो है सभी पार्टनर जो है उसके लिए बाउंड होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक ही टाइम पे एजेंट, एक ही टाइम पे प्रिंसिपल। तो ये जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो पार्टनर्स के बीच में जरूर होना चाहिए अगर हम यहाँ पे उस एसोसिएशन को पार्टनरशिप कहना चाहते हैं। ठीक है, इस फीचर का ये मतलब था। नेक्स्ट नंबर 7 कहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब एक नई फॉर्म करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी फॉर्म कर सकते हैं। उसको छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म होंगी उनमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आपको बता रहा था यहाँ पे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, तो इसी को आप यहाँ पे जो है समझो, इसी के ऊपर फोकस करो। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ें तो बाकी जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं उसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर कल को मान लो यहाँ पे फॉर्म बंद होती है और फॉर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए फॉर्म के पास पैसा नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो जो फॉर्म के पार्टनर्स होंगे फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको अपनी पर्सनल इनकम में से या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से यहाँ पे जो है फॉर्म की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे उनके पास यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो उनकी यहाँ पे सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के जितनी लाइबिलिटी फॉर्म की पे होती है वो पे की जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टनर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता। कल को अगर यहाँ पे कोई लाइबिलिटी फॉर्म की खड़ी होती है उसकी पूरी जिम्मेवारी पार्टनर्स की होगी, पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर उसके लिए पेबल होगा। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में होता है कि अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, कल को उसका बिजनेस डूब जाता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है अपनी बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने के लिए। सेम केस यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में भी होता है कि पार्टनर्स की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल को अगर फॉर्म के पास इतनी एसेट्स नहीं है कि वो लाइबिलिटी पे कर सके तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के यहाँ पे वो लाइबिलिटी पे उनको करनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो पार्टनरशिप फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के बाकी फॉर्म के यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है। ठीक है, नंबर 8 हो गया रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उस एक्ट के अंदर हम यहाँ पे अपनी फॉर्म की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकती है, अगर चाहे तो उसके बिना भी काम चला सकती है। बट अगर हम यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यहाँ पे फॉर्म की रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कई लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोर्ट में कोई केस लग जाता है, तो वहां पे अगर हमें ये प्रूव करना है कि हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म लीगल है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन हमारे बड़े काम आती है। अगर हमने फॉर्म की रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे जो फॉर्म है वो लीगल है। बट अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो कोर्ट यहाँ पे जो है हो सकता है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म मानने से ही इनकार कर दे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पे उसको यहाँ पे जो है कोर्ट में नहीं माना जाता है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लोग जो है प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं। ठीक है, मान लो दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, एक ने प्रॉपर्टी बेचनी है दूसरे ने खरीदनी है। आपस में उन्होंने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट उन्होंने रिटर्न भी कर लिया, दोनों ने ऊपर साइन भी कर दिए, एक ने यहाँ पे पैसे दिए, दूसरे ने यहाँ पे जो है अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसको दे दिया। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे जो वो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया। कल को अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि वाकई में एक ने यहाँ पे दूसरे से इतने की प्रॉपर्टी ली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्प्यूट पैदा ना हो तो कोर्ट में यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। आपने सुना होगा कि हम यहाँ पे जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, कोर्ट में जाते हैं रजिस्ट्री करवाते हैं। और रजिस्ट्री क्या होती है? तो रजिस्ट्री का मतलब ये होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, कि हम जज के सामने यहाँ पे जो हमने सेल का एग्रीमेंट है उसको हम रजिस्टर करवा रहे हैं। तो जज के सामने दोनों पार्टी प्रेजेंट होती हैं, अपना अपना वो केस रखती हैं। तो जज उनसे क्वेश्चन करता है कि किसने प्रॉपर्टी ली, कितने की ली, किसने कितने पैसे लिए। उसके बाद यहाँ पे उस एग्रीमेंट को वो रजिस्टर कर देता है। ठीक है, कोर्ट में वो रजिस्टर हो जाता है, यानी कि प्रूव हो जाता है कि हाँ जी इन दोनों पार्टी के बीच में यहाँ पे डीलिंग हुई है।
और कल को यहाँ पे कोई पार्टी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। बट अगर उन्होंने कोर्ट में उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो कोर्ट में ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वाकई में उन दोनों के बीच में पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। अगर हुआ है तो वैलिड है, क्योंकि कोई भी पार्टी वहाँ पे मुकर सकती है। वो कह सकती है जी मेरे को तो ये इसने धोखे से साइन करवाए थे, इसने तो गन पॉइंट पे मेरे से साइन करवाया था, मैं तो यहाँ पे जो है एग्री नहीं था। तो उस केस में यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट जो है किसी काम का नहीं रहता है। सेम केस यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट का भी होता है। अगर हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो कई सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, अदरवाइज बिना उसके भी हमारा काम चल जाता है। बट अगर यहाँ पे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उस समय यहाँ पे ये प्रॉब्लम रेज हो सकती है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनर्स क्या होते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा पार्टनरशिप के डिफरेंट फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब अगर इनमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके उसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखिए। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में इसी टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।